हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो यूनियन बजट चल रहा है। यूनियन बजट की पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजिए। ये सेकंड वीडियो है, इसमें हम पूरा यूनियन बजट देखेंगे। बजट से एक दिन पहले जो प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं दोनों संसदों की जो जॉइंट सेशन होता है उसको उसको पढ़ रहे हैं अभी हम, कि उसमें उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो सरकार ने पिछले टाइम पे किया है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर का जो बजट स्पीच थी उसको देखेंगे कि उसमें उन्होंने क्या क्या नई नई घोषणाएं की हैं। उसके बाद फिर हम पूरे ग्राफ्स के थ्रू ये देखेंगे कि किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया गया है, किसको सबसे ज़्यादा पैसा दिया है, किसको सबसे कम पैसा दिया है। हर चीज़ देखेंगे कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। अगर 1 रुपया सरकार कमाती है तो वो कहाँ से आता है, और 1 रुपया खर्च करती है तो वो कहाँ कहाँ जाता है। तो हर चीज़ देखेंगे। अगर आपने ये पूरी सीरीज़ देख ली बजट की, उम्मीद करता हूँ कि 4-5 वीडियोज़ आएंगी इसकी और इसमें ये पूरा हो जाएगा। अगर आपने इसको पूरा देख लिया तो इसके ऊपर से इसके बाहर से कहीं भी सवाल नहीं आएगा। सारे के सारा बजट का जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबके सब आप कर पाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का, तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जो बिल्कुल फ्री है ज्वाइन करना। उसको सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहें। एक चीज़ और बताना चाहूँगा गाइस, जो लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 28 अगस्त को जैसे कि पेपर अनाउंस हो चुका है तो आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने नहीं करी है स्टार्ट करनी। और जो ये पीडीएफ है ये लोअर पीसीएस मेंस वाले स्टूडेंट को दी जा चुकी है। वहाँ पे डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है। अब मैं डेली वीकली मॉडल टेस्ट भी दे रहा हूँ। ये टेस्ट सीरीज से हट के है, टेस्ट सीरीज अलग है, टेस्ट सीरीज तो होगी ही होगी। ये वीकली मॉडल टेस्ट है। जो लोगों ने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में या लोअर पीसीएस मेंस के ग्रुप में जो ऐड हैं स्टूडेंट्स जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उनके लिए वीकली मॉडल टेस्ट होंगे जो 5 से 7 सवाल होते हैं उसमें ज़्यादातर, और हर हफ्ते उनको दिया जाता है अपार्ट फ्रॉम जो डेली क्वेश्चंस मिलते हैं उसके अलावा। तो काफ़ी अच्छी वहाँ पे एक हेल्थी एक्सरसाइज चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है। तो जो स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन करना चाहते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं काफ़ी चीज़ें कवर कर चुका हूँ तो आप पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट एड्रेस चल रहा है। इसमें वो कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड प्राइस ऑफ स्मार्टफोन्स इन इंडिया टुडे आर अमंग द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे सस्ता फ़ोन और सबसे सस्ते जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो भारत में ही मिलती हैं। बाकी आप किसी भी देश में जाओगे दुनिया के, वहाँ पे सब जगह पे इंटरनेट की जो कॉस्ट है वो महंगी ही है ना। स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन प्रोग्राम, एक स्टार्टअप्स का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन प्रोग्राम है ये चलाया गया है। गवर्नमेंट हैज़ सिंप्लीफाइड एंड एक्सेलरेटेड द प्रोसेसेस रिलेटेड टू पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। तो जो पेटेंट मिलता है या ट्रेडमार्क मिलता है तो इसके ऊपर, पेटेंट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर एक वीडियो बना रखी है। सीरीज जो बनी हुई है उसकी आप उसको जरूर देख लीजिए ना। 1 या 2 या 3 वीडियोज़ होंगी, 2 या 3 वीडियोज़ होंगी आईपीआर पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे। ये आपके यूकेपीएससी जो लोअर पीसीएस मेंस है, लोअर पीसीएस मेंस के सिलेबस में मेंशन्ड है तो उसके वजह से उसको भी कवर किया गया है चैनल पे। एक बार आप वो वीडियोज़ देख लेना। अपर जो लोअर पीसीएस मेंस की प्लेलिस्ट है उसमें आप देखोगे तो आपको उसमें वो वीडियो मिल जाएगी। नियरली 6,000 पेटेंट्स एंड मोर देन 20,000 ट्रेडमार्क्स अप्लाइड किए गए थे इस फाइनेंशियल ईयर में। यानी कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी हाल फिलहाल में, इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक 6,000 पेटेंट और 20,000 ट्रेडमार्क जो हैं अप्लाई किए जा चुके हैं। ये प्रेसिडेंट ने बताया है। इंडिया हैज़ अगेन इमर्ज्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी जो है अभी भी भारत है। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अप्रैल से दिसंबर 2021 की बात करें, यानी पिछले 2 महीने पहले जो दिसंबर गया 2021 का, अगर उसकी बात करें अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की, तो गुड्स का जो एक्सपोर्ट है यानी कि जो निर्यात है वो $300 बिलियन से भी पार कर गया है, या 22 लाख करोड़ रुपए आप कह सकते हो, जो कि 1.5 टाइम्स है मोर देन द कोरोस्पोंडिंग पीरियड ऑफ 2020। यानी 2020 में हालांकि कोरोना टाइम था तो हम ये मान सकते हैं कि कोरोना के टाइम पर ट्रेड कम हुआ है पूरी दुनिया में। तो 2020 के मुकाबले 2021 के अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के महीने में, यानी कि 3 महीने तो जनवरी फरवरी मार्च 2022 के काउंट भी नहीं किए गए उस फाइनेंशियल ईयर में, तो आप कह सकते हो कि 9 महीने का जो ट्रेड है वो $300 बिलियन यानी कि 22 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 1.5 गुना ज़्यादा है 2020 के ट्रेड से। 14 नई PLI स्कीम्स यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम्स हैं उसको चलाया जा रहा है विद एन आउटले ऑफ मोर देन 1,97,000 करोड़ रुपए। तो 1,97,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो दिए जा रहे हैं PLI स्कीम्स को, जिसके 60 लाख जॉब्स बन रही हैं। टुडे इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, पहला ऑब्वियसली चाइना है। फिर गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया था पैकेज 76,000 करोड़ रुपए का फॉर सिलिकॉन एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का, यानी कि सिलिकॉन की जो चिप्स बनती हैं
वो भारत में ही बनेंगी। उसके बाद डिस्प्ले, चिप डिज़ाइन एंड रिलेटेड वेंचर्स, यानी कि जो चिप्स या सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भारत में बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। उसके बाद गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स और एपरल पार्क विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट रुपीज़ 4500 करोड़। तो 4500 करोड़ रुपए की लागत से 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स को जो है वो भारत में बनाने की बात की गई। सवाल इस तरह से पूछा जाएगा आपसे कि कितने टेक्सटाइल रीजन्स जो हैं या मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन जो हैं सरकार ने कहे हैं कि वो बनाएंगे, तो कितने बनाएंगे? 7 बनाएंगे। ये राष्ट्रपति बता रहे हैं, हमारे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बता रहे हैं। सेम चीज़ है कि हिंदी में लिखी हुई है, तो जो स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं वो उसको मैं स्लो करके चला रहा हूँ थोड़ा ऊपर, एक बार आप उसको वीडियो को रोक के इसको पढ़ लीजिएगा पूरा, और बाकी मैं आपको समझा तो रहा ही हूँ, तो आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या कहा राष्ट्रपति ने। उन्होंने कहा कि टू प्रोटेक्ट एमएसएमई फ्रॉम क्राइसिस, यानी कि जो आपदा या विपदा जो आई थी कोरोना की वजह से, उस क्राइसिस से बचाने के लिए एमएसएमई के सेक्टर को, यानी कि जो लघु, सूक्ष्म और मध्यम वर्ग की जो उद्योग होते हैं उनको बचाने के लिए ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड गवर्नमेंट स्टार्टेड अ स्कीम फॉर गारंटीड कोलेट्रल फ्री लोन्स, यानी कि बिना कोलेट्रल के। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? कोलेट्रल का मतलब होता है कि अगर बैंक आपको पैसा देगा लोन के लिए, तो बैंक को आप क्या गारंटी देंगे कि आप वो पैसा दे सकते हैं। कि मान लेते हैं आपके पास अगर आपका घर है तो आप घर के कागज़ गिरवी रख देंगे बैंक को। आपके पास कार है तो मतलब कार के जो कागज़ होंगे वो बैंक के पास रहेंगे। तो यानी कहने का क्या मतलब है कि कोलेट्रल का मतलब होता है कि अगर आपको कोई पैसा दे रहा है तो उसकी एवज में आप उसको क्या सिक्योरिटी अमाउंट दे रहे हो, क्या सिक्योरिटी दे रहे हो, वो कोलेट्रल होता है। तो कोलेट्रल फ्री लोन्स दिए जा रहे हैं। कोलेट्रल फ्री लोन्स का मतलब क्या है कि सरकार आपसे ये चाह ही नहीं रही कि आप कुछ कोलेट्रल दो, बस आप लोन ले लो और आप काम करने लगो। तो एमएसएमई सेक्टर को बचाने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को जो कोरोना के टाइम पे जो बहुत सारा नुकसान हुआ उससे उभारने के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई है गारंटीड कोलेट्रल फ्री लोन्स, की बिना कोलेट्रल के आपको लोन मिल जाएगा, ऑफ रुपीज़ 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं पूरे देश भर में लोगों को। इसका जो आप कह सकते हो लोन है वो दिया गया है। दिस स्कीम हैज़ गिवन अ फ्रेश लीज ऑफ लाइफ टू 13,50,000, 13.5 लाख एमएसएमई यूनिट्स को इससे फ़ायदा हुआ है, और जिनकी वजह से 1,50,00,000 जॉब्स, यानी कि 1.5 करोड़ जॉब्स जो हैं वो बन पाई हैं। जून 2021 में गवर्नमेंट ने इस क्रेडिट गारंटी स्कीम को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ से 4.5 लाख करोड़ कर दिया, यानी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए और बढ़ा दिए गए, जिसके तहत लोगों को लोन मिल सकता है, एमएसएमई सेक्टर को लोन मिल सकता है। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो परमिटेड होलसेल एंड रिटेल ट्रेडर्स, जो होलसेल ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी कि जो सड़क पर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो सड़क पर ठेले लगाते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, कोई सब्जी की दुकान लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो उन सबको आप उद्यम पोर्टल पे, कौन से पोर्टल पे? उद्यम पोर्टल पे आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो और बेनिफिट्स ले सकते हो। किस चीज़ के तहत? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का क्या मतलब हुआ? 3 वर्ड्स हैं, तीनों वर्ड को समझ लो। लेंडिंग का मतलब होता है जब हम किसी को कुछ पैसा देते हैं, लेंड करते हैं, उधार देते हैं, उसको लेंडिंग कहते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा कि जैसे बैंक्स जो हैं सभी तरह के लोगों को लोन देती है, तो बैंक्स को ये कहा गया कि कुछ खास किस्म के लोग होंगे तो आप उनको पहले लोन दो। अपने जो लोन को, जितने भी आपको लोन बांटने हैं, मान लेते हैं बैंक के पास 100 रुपये हैं, बैंक को 100 में से मान लेते हैं 70 रुपये लोन में बांटने हैं। अगर बैंक को 70 रुपये लोन में बांटने हैं तो बैंक उन 70 रुपयों को किन किन को देगा? क्या सिर्फ बड़े आदमियों को दे देगा? क्या अडानी अंबानी को दे देगा क्या लोन में? ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, पीएसएल नॉर्म्स बनाए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, कि उन 70 रुपये में से कि आप सबसे पहले किसको सबसे पहले किसको लोन दोगे, तो सबसे पहले किसको लोन दोगे उसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बना दी गई। यानी कि जैसे कि फार्मर्स हो गए, किसान हो गए, है ना, छोटे एमएसएमईज हो गए, तो इनको आप पहले लोन देंगे, उसके बाद आप जो पैसा बचागा वो बड़े लोगों को आप लोन दोगे। क्योंकि इनको लोन देना, यानी कि फार्मर्स को लोन देना या आप कह सकते हो एमएसएमई सेक्टर को लोन देना, ये हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेस जुड़ा हुआ है इनसे, है ना। इनसे जब बहुत ज़्यादा बेस जुड़ा हुआ है, इनसे बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर हम ज़्यादा लोगों को कुछ बेनिफिट देंगे तो उससे हमारी जो इकनॉमी है वो बहुत अच्छे से रिवाइव कर पाएगी। तो सरकार ने पीएसएल नॉर्म्स बनाए, या यहाँ पे विमेन आ जाती हैं कि विमेन को अगर लोन चाहिए अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए, जो स्वयं सहायता समूह होता है, कि अगर वो बनाना है तो उसके उनको हेल्प मिल जाए, तो पीएसएल नॉर्म्स यहाँ पे इसलिए बनाए गए हैं। खादी का मेंशन किया गया है कि खादी जो है 2014 के बाद से खादी का जो एफर्ट्स हैं, खादी की जो सेल के एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, खादी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिकने शुरू हुए हैं। फिर प्रेसिडेंट ने कहा है कि इंटीग्रेटेड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज टू वर्क इन अ सिनर्जाइज्ड मैनर, अलग अलग मंत्रालयों को सरकार ने क्या किया है, एक
करके बांध दिया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। इस तरह से अंडर दी प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, तो जो गति शक्ति योजना चला रही है सरकार, जो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान चल रहा है, उसके तहत सारी मिनिस्ट्रीज़ को आपस में जोड़ा जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो सके। यानी कि जो हमें बुनियादी ढांचे का जो विकास करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट करना है, वो बहुत तेज़ी से किया जा सके, इसलिए सभी मिनिस्ट्रीज़ को इंटीग्रेट किया जा रहा है। अचीवमेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आर समथिंग ऑफ प्राउड ऑफ। सरकार प्रेसिडेंट कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना थी उससे बहुत ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त की है। 2020-21 में 36,500 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स हैव बीन बिल्ड इन रूरल एरियाज, तो गांव के एरियाज़ में 36,500 किलोमीटर सड़क बनाई गई है, यानी कि 100 किलोमीटर रोज़ सड़क बनाई गई है। ये सरकार का कहना है, राष्ट्रपति का कहना है। बात की जाए, ये तो गांव की सड़कों की बात होगी। नेशनल हाईवेज़ की बात की जाए तो 90,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हुआ करते थे 2014 में, जो अब बढ़कर 1,40,000 करोड़ के हाईवे हो चुके हैं। यानी कि 50,000 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे की स्ट्रेंथ, जो लंबाई है, वो इन 6 से 7 सालों में, 8 सालों में बढ़ चुकी है। भारतमाला प्रोजेक्ट चल रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर देन 20,000 किलोमीटर्स ऑफ हाईवेज़। तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 20,000 किलोमीटर के जो हाईवेज़ हैं वो बनाए गए हैं, इज़ इन प्रोग्रेस, बनाए जा रहे हैं, प्रोग्रेस में है, विद एन आउटले ऑफ अबाउट रुपीज़ 6 लाख करोड़। 6 लाख करोड़ रुपए सड़कों पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। 23 ग्रीन एक्सप्रेसवे और ग्रीन फील्ड कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 23। देखिए ये नंबर्स जो हैं थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते रहिएगा, और वीडियो को नहीं तो 2-3 बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये सब चीज़ें ध्यान आ जाए। तो 23 ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। ग्रीन एक्सप्रेसवे का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल ग्रीन हो, जो वहाँ पे ग्रीनरी है उस सबको ख़त्म किया जाएगा, और वहाँ पे नए सिरे से वहाँ पे पूरी सड़क बनाई जाएगी। तो ग्रीन एक्सप्रेसवेज बनाए जाएंगे। सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात की गई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है लगभग कंप्लीशन की तरफ है। ये लॉन्गेस्ट और फास्टेस्ट एक्सप्रेसवे रहेगा भारत का, पूरे भारत का ही सबसे लंबा और सबसे तेज एक्सप्रेसवे रहेगा। साथ ही साथ स्टार्ट वाइडनिंग ऑफ संत ज्ञानेश्वर मार्ग एंड संत तुकाराम पालकी मार्ग कनेक्टिंग पंधारपुर टेम्पल। तो जो पंधारपुर टेम्पल है उसके लिए जो ज्ञानेश्वर मार्ग है और संत तुकाराम पालकी मार्ग है, ये कहाँ पे है ये आप पता करेंगे। जब प्रेसिडेंट ने स्पेशली इसको अपने एड्रेस में इंक्लूड किया है, तो इससे सवाल बनना बहुत ज़्यादा लाजमी है कि इससे सवाल बन सकता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंस्ट्रक्टेड अ ट्रांसपोर्ट वर्दी रोड एट 19,000 फीट। तो BRO ने एक सड़क बनाई है जिसपे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, यानी कि वहाँ पे जो माल ढुलाई के लिए जो ट्रक्स हैं या हैवी व्हीकल है वो जा सकता है। 19,000 फीट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड फॉर सच अ रोड एट उमलिंगला पास इन लद्दाख। तो उमलिंगला पास जो है लद्दाख का, वहाँ पर सड़क बनाई गई है 19,000 फीट पे। तो ये पूछा जा सकता है पहली बात तो कि उमलिंगला पास कहाँ पे है। 3-4 पास दे देगा और मैच द फॉलोइंग करवा लेगा, तो उससे आपको पता होना चाहिए कि उमलिंगला पास लद्दाख में है, और वहाँ पे BRO ने सड़क बनाई है 19,000 फुट पे, जो ट्रांसपोर्ट वर्दी है, यानी कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इतनी हाइट पे, इतनी ऊंचाई पे सड़क बनाना अपने आप में एक टास्क है। मोस्ट रिमोट विलेजेस जैसे कि डेमचौक हो गया लद्दाख में, जोलिंगकोंग पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, और हुरी जो है अरुणाचल प्रदेश में, वो बॉर्डर रोड से कनेक्ट किए जा रहे हैं, मॉडर्न रोड से कनेक्ट किए जा रहे हैं, यानी कि जो आधुनिक सड़कें बन रही हैं, नई सड़कें बन रही हैं, उनसे कनेक्ट किए जा रहे हैं। तो इन जगहों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डेमचौक लद्दाख में है, जोलिंगकोंग पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, और हुरी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में। मैच द फॉलोइंग करके पूछा जा सकता है। इंडियन रेलवेज़ की बात की जाए तो इंडियन रेलवेज़ जो है बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही हैं, नया विस्टाडोम कोच आया है। उसके बाद पिछले 7 सालों में 24,000 किलोमीटर की रेलवे रूट को इलेक्ट्रीफाई किया गया है। अभी तक क्या हो रहा था, उन पर डीजल लोकोमोटिव्स के थ्रू, डीजल इंजन्स के थ्रू ट्रेन चल पा रही थी, तो उसको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है, जिससे कि डीजल का खर्चा बचेगा। डीजल का खर्चा बचेगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जाता है, यानी कि जो हमारा पैसा जाता है बाहर दूसरे देशों से तेल खरीदने में, उस पर हमें तेल कम खरीदना पड़ेगा। गांधीनगर रेलवे स्टेशन इन गुजरात और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इन मध्य प्रदेश नाउ प्रोवाइड न्यू ग्लिम्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखिए इन दोनों स्टेशन का जो भी प्रेसिडेंट एड्रेस में मेंशन की गई हैं चीज़ें, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि पूरे देश भर में से अगर 2 रेलवे स्टेशन के नाम लिए गए तो यही 2 क्यों लिए गए हैं, इनकी अपने आप में कुछ खासियत होगी, इसलिए लिए गए हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन पे ध्यान दें कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन गुजरात का और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन MP का, ये बिल्कुल अभी नए मॉडर्नाइज किए गए हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस की चीज़ है। रेलवे आर्च ब्रिज बनाया गया है ऑन द चिनाब रिवर इन कश्मीर। ये सबसे बड़ा आर्च ब्रिज है
इंडियन रेलवेज ने सबसे ज़्यादा हाइट का, यानी कि एफिल टावर से भी ज़्यादा हाइट है इसकी, इस आर्च ब्रिज की, जो चिनाब नदी के ऊपर कश्मीर में बना है। 11 न्यू मेट्रो रूट्स हैव कमेंस्ड। 11 नए मेट्रो रूट्स बना दिए गए हैं, बेनिफिटिंग लैक्स ऑफ पीपल इन 8 स्टेट्स एवरी डे। तो 8 राज्यों में 11 नए मेट्रो रूट्स बनाए गए हैं, मेट्रो ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं, 11 नई मेट्रो रूट्स चलनी शुरू हो गई हैं 8 राज्यों में, जिससे कि लाखों लोगों को फ़ायदा मिला है। इंडिया इज़ नाउ ऑल्सो अमंग द 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैविंग लार्जेस्ट ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क। तो ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क्स का भारत दुनिया में चौथे नंबर पर देश बन गया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेन्स अवेलेबल हैं। डेवलप्ड इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सिस्टम इन द कंट्री। तो भारत ने इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी, यानी कि घर की बनी हुई, यानी कि इसमें हमने बाहर से कुछ नहीं लिया, ऑटोमेटिक ट्रेन सिस्टम बना दिया है देश ने मेक इन इंडिया के तहत। अकॉर्डिंग अप्रूवल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स इन द कंट्री। देखिए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, जैसा अभी हमने पढ़ा ग्रीन एक्सप्रेसवे, तो ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है कि अभी वहाँ पे जो फील्ड है वो ग्रीन है। ग्रीन का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। हमें बिल्कुल स्क्रैच से पहले हम सभी पेड़ों को काटेंगे वहाँ से, उसके बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। कि अभी फील्ड ग्रीन है, उसको पहले सब ग्रीनरी को खत्म करो वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करो। फिर एक आता है ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कौन सा होता है कि फील्ड ब्राउन है, यानी कि जैसे अगर आप वहाँ से पेड़ काट देंगे तो आपको मिट्टी कैसे दिखेगी, भूरी दिखेगी कलर की। तो मिट्टी, पेड़ कटे हुए हैं वहाँ पे, ज़मीन पड़ी हुई है खाली, उस पर प्रोजेक्ट बनाना है, स्टार्ट करना है, तो उसको हम ब्राउन फील्ड बोलते हैं। तो 2 तरह की फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं, तो ग्रीन फील्ड और एक ब्राउन फील्ड। तो 2 नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट देश में बनाए गए के लिए अप्रूवल दिया गया है। अमंग विच द कंट्रीज बिगेस्ट एयरपोर्ट कमिंग अप एट गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। पूछा जा सकता है आपसे कि भारत का आने वाला जो प्रपोज्ड है अभी, क्योंकि प्रपोज पे भी आजकल सवाल बन रहे हैं, प्रपोजल पे भी, कि अभी प्रपोजल ही है तब भी उस पर भी सवाल बन जाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो प्रपोज्ड है वो कहाँ पे बनेगा, वो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा यूपी के। और 2 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट ये हैं। मोर देन 80 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो इन प्रोग्रेस अंडर दी सागरमाला। सागरमाला के तहत 80 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। 5 एग्जिस्टिंग नेशनल वाटरवेज हैं और 106 नए वाटरवेज बनाए जा रहे हैं। 24 राज्यों में उनको डिक्लेयर कर दिया गया है नेशनल वाटरवे। तो 5 तो नेशनल वाटरवे हैं ऑलरेडी, 106 नए वाटरवेज को 24 राज्यों में नेशनल वाटरवे घोषित कर दिया गया है, जिससे कि नेशनल वाटरवेज की संख्या इस टाइम पे 111 हो गई है। 111 इसलिए है क्योंकि ये प्रेसिडेंट एड्रेस में मेंशन्ड है, सरकारी दस्तावेज है। तो अगर आपको कोई और फिगर मिलती है तो हम उस फिगर पे विश्वास नहीं करेंगे, हम 111 पे विश्वास करेंगे, क्योंकि ये प्रेसिडेंट एड्रेस में मेंशन्ड है। 23 वाटरवेज आर वाइबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो। 111 में से 23 वाटरवे ऐसे हैं जो कार्गो को, यानी कि जो माल ढुलाई है उसके लिए इतना पर्याप्त पानी है नदी में कि माल ढुलाई के लिए वो नदी का पानी यूज़ किया जा सकता है। मोर देन 27,000 सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स हैव ऑल्सो बीन लेड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि अगर बिजली के तारों की बात की जाए तो बिजली के तार जो है 27,000 सर्किट किलोमीटर, अगर हम बात करें तो 27,000 किलोमीटर के तार जो है, ट्रांसमिशन लाइन्स जो हैं वो बिछाई जा चुकी है पूरे देश भर में। सेम हिंदी में है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर बात करते हैं स्पेस सेक्टर की। तो स्पेस सेक्टर हैज़ नाउ बीन ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया है, यानी कि प्राइवेट लोग भी स्पेस वाले एरिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इन स्पेस एक कंपनी बनाई गई है पिछले साल में। ड्रोन रूल्स की बात की गई है 2021 में कि ड्रोन रूल्स को सिंप्लीफाई किया गया है और PLI स्कीम के तहत भी ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाई जा रही है। फिर उन्होंने कहा है कि सेफ और सिक्योर करने के लिए भारत को ड्रोन्स का इस्तेमाल हम करेंगे डिफेंस सेक्टर में भी, जिससे कि इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट बन जाए बहुत जल्दी ही। उसके बाद आती है बात की फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेज इन द ईयर 2020-21 87% वर मेक इन इंडिया कैटेगरी। यानी कि आर्म्ड फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 में 87% जो भी काम हुआ वो मेक इन इंडिया कैटेगरी के तहत काम हुआ। 2020-21 में प्रेफरेंस वाज अकॉर्डेड टू मेक इन इंडिया कैटेगरी 98% ऑफ इक्विपमेंट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जितने भी इक्विपमेंट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, यानी जितने भी ठेके ऐसे दिए गए, कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे दिए गए जिसमें इक्विपमेंट बनानी थी, यानी कि हमें तोप बनानी है, मिसाइलें बनानी है, बंदूक बनानी है या आर्मरी बनानी है, जो भी चीज़ हमें बनानी है हमारे सैनिकों के लिए, वो सभी क्या होनी चाहिए, इंडिजिनस होनी चाहिए, मेक इन इंडिया होनी चाहिए। तो 98% इक्विपमेंट जो हैं, 98% इक्विपमेंट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो मेक इन इंडिया के तहत दिए गए हैं। एक लिस्ट निकाली गई है 209 मिलिट्री इक्विपमेंट की विच विल नॉट बी परचेज फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि एक नो परचेज लिस्ट आप कह सकते हो कि निकाली गई है कि 209 मिलिट्री इक्विपमेंट ऐसे हैं जो हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, भारत देश जो है वो खुद देश में बनाएगा। हम वो 209 इक्विपमेंट्स जो हैं, जो भी होंगे, चाहे वो बंदूक हो, चाहे वो गोलियां हो, कुछ भी हो, वो हम कहीं बाहर से नहीं खरीदेंगे। अ लिस्ट ऑफ मोर देन 2800 डिफेंस इक्विपमेंट
हैज़ ऑल्सो बीन इशूड बाय डिफेंस अंडरटेकिंग्स विच विल बी मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली। 209 के तहत 2800 डिफेंस इक्विपमेंट और ऐसे हैं जो अलग अलग डिफेंस अंडरटेकिंग्स हैं वो मैन्युफैक्चर करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिकली करेंगी, यानी कि घर में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी, हम बाहर दूसरे देशों से उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कि सीधे सीधे बात ये कहना चाह रहे हैं कि मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस सेक्टर में जो बहुत सारा पैसा हमारा दूसरे देशों में जाता था हथियार खरीदने में, अगर वो टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर लें और वो क्षमता हमारे अंदर आ जाए तो हम वो सारा घर का पैसा घर में ही रहेगा, बाहर दूसरे देश में नहीं जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट। तो तेजस के लिए 83 तेजस बनाने के लिए HAL के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है और स्टेप्स लिए गए हैं कि जिससे कि हम रिऑर्गेनाइज कर सकें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इनटू 7 डिफेंस PSU। देखिए जो पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हुआ करता था, अब उसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को खत्म करके उसकी जगह डिफेंस के PSU बनाए जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाई जा रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या होता था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 100% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। अब डिफेंस PSU बन जाएंगे तो PSU में क्या होगा, इसमें प्राइवेट लोग या जो पब्लिक है वो भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। तो 7 डिफेंस PSU बनाएंगे। तो ये पूछा जा सकता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व करके कितनी डिफेंस PSU बनाने की बात कही जा रही है, तो 7 डिफेंस PSU बनाने की बात कही जा रही है। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करी, प्रेसिडेंट था इंडिया अगस्त 2021 के महीने में। ये भी पूछा सकता है कि भारत ने जो UNSC का जो हम प्रेसिडेंट बने, UNSC के जो प्रेसिडेंट बने 2021 में, वो किस महीने में बने, तो वो अगस्त के महीने में बने, तो अगस्त 2021 में बने। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार सिक्योरिटी काउंसिल ने एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट करी, किस पे, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पहली बार किस पे कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुआ, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे डिस्कशन हुआ। सिक्योरिटी काउंसिल ने पहली बार एक प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट भी इस टॉपिक पे, मैरीटाइम सिक्योरिटी के टॉपिक पे उठाया। मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो बढ़ता सिग्निफिकेंस है उसके लिए वहाँ पे बात उठानी ज़रूरी थी। हालांकि UNSC में चाइना अपना आपको एक परमानेंट मेंबर कहता है, चाइना एक परमानेंट मेंबर है, वहाँ पे वीटो पावर उसके पास है, लेकिन फिर भी इंडिया ने हिम्मत की वहाँ पे कि हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी के वहाँ पे मुद्दा उठाया, जो कि US को बहुत फेवरेट है। तो आप देख सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन ठीक है, हमें तैयारी के हिसाब से ये पढ़ना है कि हो क्या रहा है। अफगानिस्तान की बात की गई है प्रेसिडेंट के द्वारा। अफगानिस्तान में जितनी भी दिक्कतें आई, 15 अगस्त 2021 को जो तालिबान ने टेक ओवर किया, जिस दिन हम हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर कर रहा था 15 अगस्त 2021 को। तो अफगानिस्तान में इंडिया ने ऑपरेशन चलाया, कौन सा, ऑपरेशन देवी शक्ति। ये पूछा सकता है कि ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ चलाया गया और कब चलाया गया। तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया अफगानिस्तान में, जिससे कि अफगानिस्तान में जो हिंदू माइनॉरिटीज़ और दूसरी माइनॉरिटीज़ के जो रिलीजन के जो लोग थे, जैसे कि सिख रिलीजन के लोग थे, उनको वहाँ से, अफगानिस्तान से, वॉर टोन कंट्री से भारत लाया गया उनको। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की गई कि क्लाइमेट चेंज जो है अपना में दुनिया को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो उसमें COP26 जो समिट हुई ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में, 2030 तक इंडिया ने कहा है, टारगेट किया है कि हम कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन से कम कर देंगे। इंडिया हैज़ ऑल्सो कमिटेड टू अ टारगेट ऑफ बिकमिंग नेट जीरो बाय 2070। इंडिया ने 2070 तक खुद को नेट जीरो होने का आश्वासन दिया है दुनिया को कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन कर देंगे। नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता कि इंडिया उत्सर्जन करेगा ही नहीं। नेट जीरो का मतलब ये होता है कि इंडिया जितना उत्सर्जन करेगा उतना ही उस उत्सर्जन को, उस एमिशंस को सिक्विस्ट्रेशन भी कर देगा, ज़मीन के अंदर दबा भी देगा, या किसी भी तरह से कम करेगा। CO2 का जो सिक्विस्ट्रेशन है वो कर देगा। तो जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही दबा भी देंगे ज़मीन में। आप इस तरह से मान के चल सकते हैं, इसका मतलब होता है नेट जीरो। इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, जिसका मतलब है 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, है ना, विद द ग्लोबल कम्युनिटी। तो ग्लोबल कम्युनिटी के साथ ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया? इंडिया ने स्टार्ट किया है। उसके बाद बात की है इन्होंने हड़प्पन साइट की, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको मिला है। तो हड़प्पन साइट धोलावीरा की, और जो 13वीं सेंचुरी का कात्या रुद्रेश्वरा रमप्पा टेम्पल है तेलंगाना का, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। कुंभ मेला प्रयागराज में जो हुआ था उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाला गया था। अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत है उसमें डाला गया था। अब इसके बाद कोलकाता का जो दुर्गा पूजा होती है, आइकॉनिक दुर्गा पूजा जो होती है 2021 में, उसको भी ऐड कर दिया गया है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जितनी भी हैं, और साथ साथ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट जो है, इसके ऊपर 2 अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनी हुई हैं चैनल पे, उसको आप जरूर देख लेना, जिससे कि आपका ये टॉपिक जो है पूरा हो जाए। फिर आइडल जो है माँ अन्नपूर्णा देवी की, जो उसको चुरा लिया गया था इंडिया से
कई 100 साल पहले 100 ईयर्स हो 100 साल पहले हैज़ बीन ब्रॉट बैक एंड इंस्टॉल्ड इन द काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल बनारस में, वाराणसी में, जो प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे उसको वापस से इस्टेब्लिश कर दिया गया है, जो पहले कई 100 साल पहले उसको चुरा लिया गया था। उसके बाद आते हैं जो फोर्ट अगुडा जेल कॉम्प्लेक्स है गोवा का, उसको गोवा के 60th लिबरेशन डे पे उसको इनॉग्रेट किया गया है, रिनोवेट किया गया है, और अब वो जो है एक जो पहले जेल हुआ करती थी, अब उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया गया है। अमृत काल ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है, यानी कि ये जो समय है जब हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस दौरान जो गवर्नमेंट्स सारे फंक्शंस कर रही है, सब चीज़ कर रही है, इसको हम अमृत काल ऑफ इंडिपेंडेंस बोल रहे हैं। सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है स्टार्टेड अ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के लिए नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलाई गई है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब ये हुआ कि सेंटर ही उसके लिए सारा पैसा देगी स्टेट गवर्नमेंट से। हालांकि कश्मीर की जब बात की जा रही है तो अब ये यूनियन टेरिटरी हो गया। यूनियन टेरिटरी पे हालांकि वैसे भी ऐसे ही होता है कि यूनियन टेरिटरी में जितना भी खर्चा होता है सब सरकार ही करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन फिर भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब ये होता है कि अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो उसका जितना भी खर्चा होगा वो सब केंद्र सरकार देगी, राज्य सरकार को उसके लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के लिए, जो कि अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलाई गई है फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ JNK एट अ कॉस्ट ऑफ ₹28,000 करोड़ रुपये जो है वो दिए जाएंगे JNK को। काजीगंज बनिहाल टनल ओपन की गई है ट्रैफिक के लिए। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स श्रीनगर और शारजाह के बीच में, जो शारजाह है और श्रीनगर है उनके बीच में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी चलाई जा रही हैं। 2 एम्स बनाए जाएंगे, एक जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा, एक जम्मू में बनाया जाएगा, दूसरा कश्मीर में बनाया जाएगा। यानी कि जम्मू कश्मीर में 2 एम्स बनेंगे, एक IIT बनाई जा रही है जम्मू में और एक IIM जम्मू भी बनाया जा रहा है। यानी कि जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हो यूनियन टेरिटरी के अंदर सब कुछ हो जाएगा। IIT भी आ जाएगी, IIM भी आ जाएंगे, 2 एम्स भी आ जाएंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए एट द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 370। सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज़ बीन सेट अप टू एक्सेलरेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख के अगर बात की जाए, कि जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया, जम्मू कश्मीर को सब कुछ दे दिया, तो लद्दाख को भी कुछ देना ही है। तो लद्दाख के लिए बात की जा रही है कि लद्दाख में सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंधु का मतलब हो गया रिवर इंडस को एज एट्रीब्यूट करते हुए यहाँ पे कि सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया जा रहा है, जिससे कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ लद्दाख एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिमांड कर रहा था बहुत लंबे समय से, जिसको इसमें पूरा किया गया है। और डेवलपमेंट जर्नी ऑफ लद्दाख चल रही है किसके थ्रू? सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पर बन रही है, जिससे कि वहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वहाँ पर ही लद्दाख में ही पढ़ सकते हैं। बात की जाती है नॉर्थ ईस्ट की, तो ऑल द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, वहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ और जो रेल डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से कराया जा रहा है। एयर कनेक्टिविटी कराई जा रही है। पहले अब तक 4-5 साल पहले, 6 साल पहले तक वहाँ पे सभी स्टेट्स रेलवे कनेक्शन से और एयरवेज से कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन जब RCS उड़ान स्कीम लाई गई, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़ान स्कीम लाई गई सरकार के तहत, सरकार के द्वारा, तो उस स्कीम के तहत जितने भी राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन सबको रेल कनेक्टिविटी से जोड़ दिया गया है। एक नया एयरपोर्ट बन रहा है होलोंगी ईटानगर। ईटानगर का मतलब है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, है ना। तो ईटानगर का मतलब है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर होलोंगी एयरपोर्ट है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि होलोंगी एयरपोर्ट आजकल न्यूज़ में है, ये कहाँ पे था? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। एक नया टर्मिनल भी खोला गया है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पे त्रिपुरा में, जिससे कि ट्रैफिक ईजी होगी, ट्रैफिक ईज हो जाएगा वहाँ पे, और कई सारी फ्लाइट्स अब लैंड भी कर सकती हैं और टेक ऑफ भी कर सकती हैं। 21 जनवरी को 50वीं एनिवर्सरी बनाई है किसने क्रिएशन की? मेघालय ने, मणिपुर ने और त्रिपुरा ने। तो क्योंकि 1971-72 में ये तीनों स्टेट्स बने थे, तो उनको 50 साल हो गए हैं बने हुए, मेघालय को, मणिपुर को और त्रिपुरा को। एक सेटलमेंट हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम, कार्बी आंगलोंग के जो ग्रुप्स हैं, और डेकेड ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट इन कार्बी आंगलोंग। तो देखिए कार्बी आंगलोंग एक ज़िला है, एक एरिया है असम डिस्ट्रिक्ट, असम स्टेट में। तो वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा था टेरिटरी को लेके, तो उसके लिए सेटलमेंट हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में असम की। और जो कार्बी ग्रुप्स के लोग जो हैं वहाँ पे, जो इस ट्राइब के लोग रहते हैं वहाँ पे, इस ट्राइबल ग्रुप के जो लोग रहते हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए कार्बी आंगलोंग जगह पे। द नंबर ऑफ नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री हैज़ ऑल्सो कम डाउन फ्रॉम 126 to 70 टुडे। बहुत ध्यान से देखने वाली फिगर है। पहले 126 नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, अब वो घटकर कितने रह गए हैं? अब वो घटकर 70 रह गए हैं। फिर सरकार का कहना है कि मिशन कर्मयोगी चलाया गया है, प्रेसिडेंट का कहना है कि मिशन कर्मयोगी चलाया गया है सिविल सर्विसेज
में जो लोग होते हैं, IAS IFS जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी को भी एनहेंस किया जा सके। गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया गया है फॉर सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। मिशन कर्मयोगी विल बी हेल्पफुल फॉर सिविल सर्वेंट्स करियर, तो सिविल सर्वेंट के करियर को बढ़ावा देने के लिए मिशन कर्मयोगी चलाया गया। एंड विल ऑल्सो प्रिपेयर दैम फॉर न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो राष्ट्र का निर्माण करने के लिए वो क्या क्या नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए है ले सकते हैं, उसके लिए मिशन कर्मयोगी चलाया गया है। ये सवाल सब पूछ सकते हैं कि मिशन कर्मयोगी जो है वो किसके लिए चलाया गया है, वो तो सिविल सर्वेंट्स के लिए चलाया गया है। अब आप ये पता करेंगे कि ये कौन सी मिनिस्ट्री ने चलाया गया है ना, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने ये मिशन कर्मयोगी चलाया है, ये आप पता करेंगे। चलिए यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ऑलरेडी ये वीडियो हाफ एन आवर की हो गई है, तो कुछ और वीडियोस कवर की जाएंगी, कुछ और वीडियोस लगेंगी इसमें, 3-4 वीडियोस और लगेंगी, उसके बाद ही पूरी आपका बजट कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको देखते रहिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और वीडियो पूरी देखिए करिए, जिससे कि आपकी एक ही चीज़ कवर हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।